नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। ऐसे ही एक घटना, वैसे देखा जाए आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी घटनाएं हुई क्रमशः अगर देखा जाए, लेकिन उसमें से एक ऐसी घटना पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सच बहुत ही कम हमको बताया जाता है या बहुत कम देखने को मिला है। एक ऐसे ही घटना पर आज हम पूरा पर्दाफाश करेंगे, ठीक है, जो हमें कंप्लीटली रूप से नहीं बताया जाता। लोग सच्चाइयों को छिपाने का प्रयास करते हैं, खास करके कि जब हमारा भारत गुलाम था उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा एक मुहिम थी कि हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो भी घटनाएं की जाती थी, जो गतिविधियां की जाती थी, उनको एक आतंकवादी संगठन या उनको एक देशद्रोही के रूप में उनको करार दिया जाता था। ठीक है, ऐसी ही एक घटना है काकोरी। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसी घटना है जिसको हम बात करें कि अगर काकोरी घटना की, इसको अंग्रेजों ने कहीं कहीं काकोरी षड्यंत्र नाम दिया, कहीं कहीं इसको काकोरी डकैती का नाम दिया गया, लेकिन ये कोई काकोरी डकैती या कोई घटना या कोई षड्यंत्र नहीं था। ये एक कह सकते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण इसका रोल रहा है ना। अगर हम काकोरी की बात करें, ये बात है लगभग 1925 के करीब दौरान। इस टाइम जो है देश अलग अलग तरीकों से संघर्ष कर रहा था। ठीक है, इसके पहले 1922 में चौरी चौरा घटना हो चुकी थी। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, धीरे धीरे एक एक पैटर्न बन रहा था। तो 1925 तक आते आते जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके पास पैसों की आर्थिक काफी तंगी आ चुकी थी, है ना। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास जो है एक सही ढंग से कपड़े तक भी नहीं थे उनके पास, लेकिन जज्बा देखिए, जुनून देखिए उनका। पैसे भले नहीं थे पास में, लेकिन देश को आजाद कराने के लिए उनके मन में एक अलग उमंग, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश, है ना। जहां पर एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल जी लखनऊ की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने ट्रेन में देखा कि उस ट्रेन में जो गार्ड थे, जो स्टेशन मास्टर हुआ करते हैं, वो जो सरकारी टैक्स वसूले जाते थे, उस टैक्स को क्या करते थे, ले जाकर के ट्रेन के एक बॉक्स में रखते थे। और वो ट्रेन जो है जैसे जहां जहां स्टेशन पर रुकती थी, जहां जहां उसका स्पॉट बना हुआ था, वो ट्रेन जहां जहां पर रुकती थी वो जाकर के वहां से उसको लेते थे और ट्रेन में आगे तरफ ले जाकर के दिल्ली की तरफ सरकारी खजाने में उसको जमा कर देते थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जब इन सब गतिविधियों को देखा तो उनके मन में ये आया विचार कि भाई पैसों की तंगी चल ही रही थी, क्यों हम दूसरे को पैसा लूटा जाए, क्यों ना हम सरकारी खजाने को ही लूटा जाए। यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी वो केवल और केवल हमारे ही धन को टैक्स के रूप में वसूल करके अपने काम में लाती थी। तो वहां से ये उनके मन में विचार आया कि हम सरकारी पैसों को ही लूटेंगे और किसी भी प्रकार के पैसों को लूटा नहीं जाएगा। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी ने साथ ही साथ लगभग 9 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जिसमें हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, राजन लाहिड़ी जी, है ना, बख्शी जी और बनवारी लाल जी, है ना, रोशन सिंह जी, है ना, राजन लाहिड़ी जी, मनमथ नाथ गुप्त जी, है ना। ऐसे सब मिलाकर टोटल 9 लोग का ग्रुप बनाया गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है काकोरी की तरफ जो ट्रेन आ रही होगी उसी ट्रेन पर चढ़ेंगे। यानी पहले से ही सब स्थान तय किया गया कि हमें घटना का जो अंजाम देना है वो काकोरी के करीब देना है। ठीक है, अब ये सभी लोग क्या करते हैं, शाहजहांपुर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला शाहजहांपुर है। ठीक है, वहां से लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग भेष में आकर के ट्रेन में बैठते हैं। एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था। मतलब ऐसे अनजान बन के आपस में कि किसी को कुछ अंग्रेजों को पता न चले। यहां एक बात और फंसी थी, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जब लोगों ने कहा कि अगर ऐसा करेंगे कि वहां पर जो ट्रेन में जो जनता होगी वो आपका विरोध करेगी, तो उन्होंने पहले ही सुझाव दिया था कि हम ट्रेन को रोकते ही हम जनता को आगाह कर देंगे
कि हम आपको परेशान करने के लिए हम नहीं आए हैं, न ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना धन लेने आए हैं जो हमारा सरकार के द्वारा लूटा गया है। सिर्फ हमें अपने धन यानी सरकारी खजाने से ही मतलब है। ठीक है, तो जब ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है, और घटना जैसे ही रामप्रसाद बिस्मिल जी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जैसे ही ये लोग काकोरी के करीब पहुंचते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जी के अंदर लगभग जितने भी यहाँ टोटल सब मिलाकर 10 सदस्य थे कुल मिलाकर के, ठीक है, सभी के अंदर एक अलग उमंग, एक उत्साह, एक अलग जोश था। यहां पर जैसे ही पहुंचते हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी के अंदर एक अलग सा उत्साह आता है ना, उनके अंदर एक अलग सी जो है कहते हैं कि एक भाव आ जाता है। और वहां पर राजेंद्र लाहिड़ी साहब, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी जी ने क्या किया, वहां पर चैन पुलिंग कर देते हैं। और चैन पुलिंग करने के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि 3 लोग जाकर के गेट पे खड़े हुए, है ना, 3 लोग जाकर के, अच्छा ये सभी के सभी लोग ऐसी बोगी में बैठे थे जहां पर जिसमें चैन भी नजदीक था और गेट भी नजदीक था। ठीक है, वहां पर जाकर 3 लोग ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं जो हथियार चलाने में एकदम एक्सपर्ट थे, मतलब उनको एकदम हथियार चलाने में एकदम निपुणता हासिल थी। बोलते कि आप लोग जाकर के केवल गेट पर क्या करिए कि निगरानी करिए, कोई इस तरफ बढ़ने ना पाए, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति यहां पर बढ़ने ना पाए। ठीक है, तो वो सभी लोग जाकर के वहां पर रह करके कुछ कुछ समय पर हवा में फायरिंग करते थे। और ये सभी लोग अशफाक उल्लाह खां जी जाते हैं। ठीक है, वहां पर देखते हैं कि जो पैसों से भरा जो बॉक्स था उसको उठाने की प्रयास करते हैं, लेकिन वो काफी भारी भरकम था। भारी भरकम होने की वजह से वो जो बॉक्स था उठाया नहीं गया और वो एक हथौड़ा लेकर के उस ताले को तोड़ने का प्रयास करते हैं और अंततः वो ताले को तोड़ने में असफल हो जाते हैं, विफल रहते हैं। क्योंकि भाई तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ताला ये फंस चुका है, ताला ये फंस चुका है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। तब रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी पूरी ताकत लगा करके उस हथौड़े से मार करके उस ताले को तोड़ते हैं और वहां से खजाना को लूट लिया जाता है। इसी बीच एक ऐसा घटना घटती है, एक व्यक्ति, ट्रेन रुका हुआ था, एक कह सकते हैं अहमद अली नाम का एक व्यक्ति था, ट्रेन से उतरता है, उतर करके वो जाने लगता है महिला बोगी की तरफ, महिला बोगी की तरफ जाने लगता है। उसी दौरान होता क्या है कि जब भाई अगर कोई भी व्यक्ति महिला बोगी की तरफ बढ़ रहा है, साथ में उसी के जस्ट पीछे क्या था भाई, गार्ड की भी बोगी थी। अब वो जो गार्ड की बोगी थी तो लोगों को लगा, जो अदर रामप्रसाद बिस्मिल जी को छोड़ करके अदर जितने लोग थे उनको ये लगा कि ये व्यक्ति जा रहा है गार्ड के पास बताने, है ना। मनमथ नाथ गुप्त जी काफी उत्साहित थे। ठीक है, वहां पर उनको मतलब हथियार चलाने के बहुत अनुभव नहीं था, लेकिन उत्साहित बहुत थे, बहुत उमंग में थे। वो आओ न देखा न ताव देखा और सीधे उस पर गोली फायर कर देते हैं, वो व्यक्ति वहां पर गिर जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात रामप्रसाद बिस्मिल जी समझ चुके थे कि ये व्यक्ति जो वहां पर नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपनी जो महिला बोगी में उसकी पत्नी बैठी हुई थी उससे वो मिलने जा रहा था। ठीक है, अब वहां पर जब वो व्यक्ति गिर जाता है, ये सब खजाने को तोड़कर लूट चुके थे। इन्होंने बहुत ही ध्यान से पूरा जब देखते हैं कि चारों तरफ कहीं से कोई प्रकार का एविडेंस नहीं छूटा है, कोई सुराग तो नहीं छूटा है, वो सब चेक करते हैं। वहां से चेक करने के बाद वहां से जब वो लोग निकलते हैं, हालांकि इस पूरी घटना को अंजाम देने में टोटल आधा घंटा लगा था। ठीक है, आधे घंटे से पहले ही ये सारे कांड हो चुके थे। जैसे ही कांड कंप्लीट हुआ, लोग वहां से निकलना शुरू किए। अच्छा, इसमें से मनमथ नाथ गुप्त जी और चंद्रशेखर आजाद जी को काफी अनुभव नहीं था लखनऊ के बारे में। ठीक है, उन्होंने लखनऊ की जगह से बहुत ही नए थे, एकदम अनजान थे, उनके लिए पहली बार ये जगह थी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था उस क्षेत्र का। ये दोनों लोग क्या करते हैं, लखनऊ चौक की तरफ से इंटर करते हैं रेड लाइट एरिया में। रेड लाइट एरिया में इंटर जब ये करते हैं, वहां पर रेड लाइट एरिया में जाकर के एक पेड़ मिलता है, उसी पेड़ के नीचे ये दोनों लोग थक हार करके आंख मूंद लेते हैं, मतलब सो जाते हैं। सो जाते हैं तो लगभग भोर होता है, तो जो वहां का पत्रकार हॉकर जो था, वो जो है ये घटना इतनी तेजी के साथ फैली थी कि वो जो है तुरंत चिल्लाने लगा अखबार में भी, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। ये आवाज जैसे ही सुना भाई, जैसे ही उनके कान में आवाज पहुंची, वो दोनों लोग वहां से उठकर चल दिए। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया, जो जितने भी पत्रकार वहां पर रिलीज हुए थे, सुबह जो भी
उनमें डकैती की बात की गई थी, इसमें इन सभी व्यक्तियों को मैक्सिमम अखबारों में, रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा में ये मिलता है कि जो है कि मैक्सिमम अखबारों में उनको जो है एक वीर कह सकते हैं कि हीरो के रूप में बताया गया। वो मतलब कि उससे एक भारत की जनता में एक अलग प्रकार से जोश आया। इस घटना के दौरान अंग्रेजों ने सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए 5,000 रुपए का हर एक व्यक्ति के प्रति जो है इनाम रखा हुआ था। हर रेलवे स्टेशन पर, हर पुलिस चौकी पर उनके नाम को चस्पे कर दिए गए थे, उनके नाम को हाईलाइट कर दिया गया था, यानी कह सकते हैं आप वांटेड घोषित कर दिया गया था कि भाई इनको पकड़ने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। और अंततः 3 महीने के प्रयास में जाते जाते, हालांकि उनकी जो घटना में शामिल केवल व्यक्ति केवल 10 थे, पूरे 40 लोग पकड़े जाते हैं। वहां पर जब जांच की जाती है काकोरी डकैती के पास, देखा गया वहां पर उनको एक चादर मिलती है। अब वो जो चादर थी, वो चादर जो है शाहजहांपुर के एक धोबी की थी। जब पुलिस जांच करती है तो वहां पर जब पता चलता है कि भाई ये चादर एक धोबी की है, तो भाई जब उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसने सब का सब उगल दिया कि भाई ये HRA के एक मेंबर ने हमसे लिया था और वही सब लेकर गए हुए थे। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि भाई HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1923 में सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा की गई थी, सभी के सभी को गिरफ्तार करके लगभग 1927 के दौरान, है ना भाई, हालांकि इनके बीच बचाव के रूप में आते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, उसके बाद हम करें मोहम्मद अली जिन्ना जी, ये सभी आते हैं इनके बीच बचाव के लिए कि भाई इनकी जो सजा, क्योंकि इनको जो है फांसी की सजा हो चुकी थी, ठीक है, ये सभी के सभी इनकी वकालत करने के लिए आए कि भाई इनको जो है जो फांसी की सजा दी गई है, इसको कम से कम उम्र कैद में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, उम्र कैद में, हालांकि जो सरकार इस बात से नकार देती है, हमारी जो सेंट्रल महासभा यानी केंद्रीय जो सभा थी, वो भी इस पर विचार करती है कि भाई इस जो फांसी की सजा को क्या किया जाए, इसको उम्र कैद में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार इसको साफ करने से मना कर देती है, जिसमें से कुछ लोगों को फांसी दी जाती है, कुछ लोगों को जेल भेजा जाता है, जिसमें से फांसी अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, ये 4 लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, जिसमें से 19 दिसंबर 1927 को रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिड़ी, इन तीनों लोग को लगभग जो है गोरखपुर की जेल में ही फांसी दे दी जाती है। ठीक उसी दिन 19 दिसंबर को ही अशफाक उल्ला खां जी को फैजाबाद की जेल में फांसी दिया जाता है। ठीक उसी दिन मनमथ नाथ गुप्त जी को जो है 14 साल की जेल की इनको सजा सुनाई जाती है। परिणाम स्वरूप यहां पर देखा गया कि मनमथ नाथ गुप्त जी जैसे ही, अच्छा, इन सभी के दौरान एक कानपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था प्रताप, जिसके संपादक थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी जी। जैसे ही सभी के सभी लोग गिरफ्तार होते हैं, इन लोगों को कहते हैं कि हमारे नवरत्न गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी बीच कहा जाता है, रामप्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि हमारे ही बीच में एक व्यक्ति गद्दार निकल गया था, जिसने कुछ पैसों के लालच में, चंद पैसों के लालच में आकर के न इस घटना का इस घटना के लिए के पर्दाफाश के लिए जिम्मेदार था, बल्कि HR के नेस्तनाबूत होने में भी इसका पूरा योगदान था। उस व्यक्ति का नाम था बनवारी लाल भार्गव। ठीक है, ये व्यक्ति क्या था कि जाकर के अंग्रेजों के द्वारा दिए गए कुछ प्रलोभन के चक्कर में कुछ चंद पैसे सरकारी गवाह बन गया और जाकर यही व्यक्ति जो है जाकर के गवाही देता है। ठीक है, अब यहां पर भाई कहा गया आस्तीन के सांप जहां पर भी होते हैं वहां पर भाई खतरा मंडरा ही रहा होता है कि भाई कहा गया कि लोग वर्तमान समय में या उस समय में दुश्मनों से डर कम है, अपनों से डर ज्यादा है ना। दुश्मनों से डर कम है, अपनों से ज्यादा है, क्योंकि दुश्मन तो हमें पता है कि ये दुश्मन है हमारा और ये हमारे प्रति क्या एक्शन ले सकता है, लेकिन जो अपना दोस्त है, जो अपना करीबी है,
वो अगर दुश्मन निकल जाए तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ही घातक साबित हो जाता है बाद में, है ना। तो भाई अपनों की गद्दारी सब पे भारी, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पर जब ये पकड़े जाते हैं, मनमथ नाथ गुप्त जी को 14 साल के लिए जेल सुनाई दिया, जेल भेजा गया। 1937 में ये आजाद होते हैं, मतलब जेल से रिहा होते हैं। जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, ये फिर से क्या करते हैं, फिर से जेल से बाहर आते के दौरान फिर से अंग्रेजों के खिलाफ सुनना चालू कर देते हैं। परिणाम ये होता है 1939 इनको फिर से गिरफ्तार किया जाता है। इस बार गिरफ्तार करने के बाद इनको लगभग आजादी के जस्ट 1 वर्ष पहले यानी 1946 में इनको रिलीज किया जाता है, ठीक है। और यहां के बाद जब ये रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद फिर से इनको कभी कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भारत हमारा आजाद हो जाता है। और ये मनमथ नाथ गुप्त जी की लगभग जाकर के सन 2000 के करीब हमारे क्रांतिकारियों के शहीद हो गए। ये वीडियो सिर्फ काकोरी घटना के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है या इसलिए बना रहा हूं मैं कि हमें बस पूरी सच्चाई जानना है कि जैसे ही काकोरी घटना घटी थी, उसी दौरान रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस लाइन को कहते हुए उस व्यक्ति ने निकला था, जो आज भी एक मिसाल है। इस घटना ने न ही पूरे भारत को एक नया आयाम दिया, बल्कि आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसका परिणाम आज हम लोग जो है उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से भटक चुके हैं। एक वो व्यक्ति थे जो हमारे लिए क्या किए कि अपनी जान की कुर्बानी, उन्होंने ये न अपना का भूखा पेट देखा, न अपने फटे कपड़े देखे, न अपने कुछ अपनी घर की जिम्मेदारी देखी। उनको बस जिम्मेदारी बस एक ही दिख रही थी कि हमें अंग्रेजों को बस भगाना है यहाँ पर। और उन्होंने उनका परिणाम, उनका ये एक्शन जा करके आज रंग लाया हुआ है, जिसका परिणाम हम सभी हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगा। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।